सब लोग मलिक विला लौट चुके थे सिवाय आर्यन मलिक के। वो रात के इस पहर भी ऑफिस में मौजूद सोफे पर शिकस्त और सा बैठा खिड़की से अंदर आती चांद की रोशनी को सपाट नजरों से देख रहा था। उनका प्लान कामयाब होने वाला था, मगर कमिश्नर की वहां मौजूदगी पर सबके किए कराए पर पानी फिर गया था। आर्यन की टीम और यंग पार्टी हिस्सर को तो दबोच चुकी थी, मगर उससे वफादारी का सबूत दिया। वो गले में लटके लॉकेट में से छुपा शहर मुंह में डाले वो उनके हाथों में ही दम तोड़ गया। वो उठा, बावुज़ू होकर अपने रब के हज़ूर सजदा ज़ेर हुआ, 2 रकात नफ़ल अदा किए और दुआ में उठाए हाथों से पहले उसकी दर्दनाक सिसकियाँ वहाँ गूंजने लगीं। इंसान बाज़ औक़ात समझता है कि माल और दौलत, रुतबा और शोहरत ही हर शय है जो उसके दुनियावी मसले का हल है। मगर ये नादान इंसान ये भूल जाते हैं कि कभी-कभार हर आज़माइश का हल पैसे और शोहरत से नहीं मिलता। कुछ आज़माइशों को सर करने के लिए अल्लाह के साथ हमारा मज़बूत ताल्लुक़ कायम होना बहुत ज़रूरी होता है। आयान मलिक आज एक बार फिर उस ज़ात के सामने वैसे सिसक रहा था जैसे वो 21 साल पहले रोया था। उस वक्त उससे दुआ अपने बीवी के हसूल के लिए की थी। आज वजह उसकी बेटी थी। वो कभी अपने रब को नहीं भूला था, मगर आजमाइश भी अल्लाह के प्यारे बंदों पर ही आती हैं ताकि वो उन्हें अपने मज़ीद नज़दीक कर सके। आज भी हमेशा की तरह वो उस पाक ज़ात के सामने झुका अपनी बेटी की खैर और आफियत के लिए गिड़गिड़ा रहा था। और वो ज़ात कब किस लम्हे हमारी सुन ले हमें थोड़ी ना मालूम होता। मैं वापस नहीं जा सकता। मैं कैसे वापस जाऊंगा खुदाया? मेरी बीवी मुझसे मेरी बेटी के मुतालिक पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो उसे हौसला देने वाला आज खुद सजदे में गिरा जार जार रो रहा था। उसका सब्र नहीं टूट रहा था, मगर वो इंसान था, थक रहा था। वो यूं ही सजदे में रोए जा रहा था। अचानक आहट उसके कानों में पड़ी। वो जानता था बाहर कौन होगा। वो यूं ही कुछ देर सजदे में रहा और फिर उठकर जाए नमाज फोल्ड किया और बाहर निकला, जहाँ मलाइका, वकास, फैसल और हमजा चेहरे पर ढेरों उदासी सजाए बैठे थे। उसे देखते ही वो दोनों आर्यन के गले लग गए। हम आपको कमज़ोर होता नहीं देख सकते भाई। प्लीज़ आप रोए नहीं। कहने वाला फैसल था, जिसकी अपनी आवाज़ पर आ गई थी। आर्यन ने गहरी सांस भरी। उसे उन्हें भी संभालना था। वो कैसे हार मान सकता था। आसूदा सा मुस्कुराते उन्हें दलासे दिए वो सब मलिक विला लौट गए थे। सुबह का उजाला हर तरफ फैल रहा था। ऐसे में खिड़की से आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुलीं। उससे देखा वो जाए नमाज पर ही सो गई थी। कल रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हाजिर का गुस्सा यूं ही सातवें आसमान पर था। वो ईसा को कमरे तक छोड़े खुद जिम रूम में बंद हो गया। उसके बाद वो कमरे में नहीं आया था। ईसा भी उससे खफा थी, इससे बाहर नहीं गई। वो तहज्जुद पढ़कर काफ़ी देर आर्यान हयाम के लिए दुआ करती रही थी। जब चोट किसी बहुत अपने से मिले तो सबसे पहले याद माँ बाप ही आते हैं। वो भी उन्हें याद करते वहीं सो गई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। सिकंदर जो सोच कर आया था वो अभी तक सो रही होगी। उसे जाए नमाज पर बैठे देख उससे कदम कुछ दूरी पर ही रुक गए थे। आहट पर ईसा ने नजरें फेरी। दोनों की आंखों में रज्जगे की सुर्खी नुमाया थी। दोनों ही अपनी अपनी जिद में एक दूसरे को उससे दूर किए बेसुकून रहे थे। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। सिकंदर के दिल में टीस सी उठी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो बिला इख्तियार आगे बढ़ा और उससे करीब फर्श पर बैठ गया। ईसा का सब जवाब दे गया। उसके सीने से लगी वो बच्चों जैसे फूट फूट कर रोती थी। सिकंदर उसकी पीठ थपथपाता रहा। इतने में वो चुप हो गई। चेहरे पर संजीदगी नुमाया थी। मैंने कल रात तुम्हें डांटा, मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। सिकंदर ने उसका चेहरा सामने किया, जो अभी भी उसे सर्द सपाट नसों से देख रही थी। आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, मगर आप मुझ पर हक जताना ज़रूरी समझते हैं। उसके लहजे में हल्की थी। आप चाहते हैं मैं आपसे कोई हक भी ना मांगूं, और आप जब चाहें दुनिया को दिखाने के लिए मेरे करीब आ जाएं और फिर मुझे खुद से दूर कर दें। आप मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात की तौहीन कर रहे हैं। आज से कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल रात भी आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। उसका लहजा भर आ गया। सिकंदर बेबस सा बस लब भींचे उसे सुन रहा था। मेरे जज्बात से मत खेलें, क्योंकि आप ये खेल जीत जाएंगे, मगर फिर मुझे हमेशा के लिए ज़रूर खो देंगे। ईसा ने उसके दिल पर आखिरी वार किया। सिकंदर ने जाने कितने कर्ब से आंखें मीची थीं। ईसा वहां से उठी। सिकंदर ने उसका बाजू थाम लिया। मैं अपने हक में कोई गवाही नहीं दूंगा। बस मुझे इतना बताओ, मेरी सज़ा क्या है? मैं तुम्हारी तकलीफ़ का अजाला करने को तैयार हूँ। ईसा ने फीकी पलकें उठाई। मुझे डैड से बात करनी है। मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। कहते वो रोती उससे कंधे से लगी। ठीक है, मैं बात करवाता हूँ, मगर सिर्फ एक बार के लिए। उससे हामी भरी। ईसा को हैरत ने आन घेरा, मगर फिर खुद पर सब किए वो बेड पर बैठ गई।
सिकंदर ने मोबाइल निकाला और लॉकर में रखी छोटी सी डब्बी में से पुरानी सी सिम मोबाइल में इंसर्ट करते कॉल डायल की। मलिक विला के तमाम लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आज वहाँ काफ़ी दिनों बाद हयाम और सुमेरा बेगम भी मौजूद थीं, वरना वो तो ईसा की वजह से जैसे सबसे कटके रह गई थीं। सब नाश्ते में मसरूफ़ थे, सवाए अफ़ाफ़ और ताहा के। अफ़ाफ़ की तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से बेड रेस्ट पर थी। ताहा की भी रातें उसकी देखभाल करते गुजर जाती, वो अभी तक सो रहा था। अफ़ाफ़ हशाश बशाश से उनके पीछे आई। वो रात को देर से सोया था, इसलिए अफ़ाफ़ ने उसे जगाना ज़रूरी नहीं समझा, मगर वो जो शरारत करके आई थी उससे महंगी पड़ने वाली थी। डाइनिंग हॉल में सुकूत तारी था। ईसा की गैर मौजूदगी की खालिश ऐसी थी कि हर कोई उदासी की मूरत बना हुआ था। आयाम आर्यान को चाय पकड़ाती अपनी नशिस्त पर बैठी। वो दोनों अपनी अपनी जगह खड़े सब से गुजर रहे थे। ईसा उनकी इकलौती औलाद, उनके जिगर का टुकड़ा थी, जिसे लगता था कोई उनसे नोचकर बहुत दूर ले गया है। आर्यान अपनी मासूम बीवी की उदास चेहरे से नसें हटाता कब को घूरने लगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उससे मोबाइल उल्टाया। स्क्रीन पर जो नंबर जगमगा रहा था वो अननोन था। वो तो उससे मुल्का था, जिस पर वो फ़ौरन पहचान गया ये कौन होगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो लफ्ज़ बेसाख्ता थे जो उसके मुंह से निकले। सब उसकी तरफ देखने लगे, जिसके चेहरे और नीली आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। आर्यान ने अपनी होशी कंट्रोल करते कॉल यस की और कॉल स्पीकर पर डाल दी। इज़ा माय प्रिंसेस। और वो अल्फाज जहाँ ईसा की रूह में सुकून बनकर उतरे थे, वहीं तमाम मलिक विला वाले भी दम बहुत से खुशी से सरशार हुए थे। डैड, मामा, उसकी आवाज़ बाहर आ गई। सिकंदर ने उसे रोने से बात सहने का इशारा दिया तो उससे गीली सांस अंदर खींची। इज़ा मेरी बच्ची, मेरी जान, कहाँ हो आप? वापस आ जाओ बच्चे, मामा आपको बहुत मिस कर रही हैं। आयाम बाकायदा रोने लगी। उधर ईसा भी ज़ारो ज़ार रोने लग गई। बाकी घर वाले तो उसकी आवाज़ सुनकर ही जैसे जी उठे थे। मिसेस आर्यान आप प्लीज़ रोए नहीं, वरना मैं कॉल कट कर दूंगा, क्योंकि आप अपने साथ इज़ा को भी रुला रही हैं। वो तो खुद अपनी बीवी को रोने तक नहीं देता था, कजा के कोई और उसके रोने की वजह बने। सिकंदर की भारी पुरसोस आवाज़ स्पीकर से उभरी तो फैसल के माथे पर बल पड़े। ईसा ने सू सू करते उस जेविल को देखा। मामा प्लीज़ आप चुप हो जाएं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आसिक मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं आप सबसे बहुत जल्द मिलने आऊँगी। उसने रवानी में कहा। उसके लहजे में कितना इस्तकाक छुपा था ना। उस एक नाम को लेते सभी बेतासुर हुए थे। ब्लैक रोज़ यार वापस आ जाओ। आप ही, हम आपको बहुत मिस करते हैं। मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी ईमान में रखे। हमारी आंखें तरस गई हैं अपनी पोती को देखने के लिए। पॉप्स मिस यू शहजादी, माय ब्रेव गर्ल। डैड बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। सबने बारी बारी जो जुमले कहे ईसा के दिल में इत्मीनान बन के उतरे थे, मगर आर्यान के जुमले पर उससे बेसाख्ता सिकंदर को देखा। नहीं डैड, आप यहाँ नहीं आएंगे, मैं खुद आऊँगी वहाँ बहुत जल्द। उसने जैसे मना करना चाहा हो, सिकंदर ने उससे फ़ोन उचक लिया। हेलो आर्यान सर। उसकी गंभीर आवाज़ पर आर्यन ने स्पीकर ऑफ कर दिया। आपकी बेटी मेरे पास सही सलामत है, और आपकी अमानत बहुत जल्द मैं खुद वापस लौटा जाऊंगा आपको। इसलिए आप कोशिश करें यहाँ ना आए, क्योंकि मुझे वादा खिलाफी नहीं पसंद। ठीक है, हम में से कोई भी वहाँ नहीं आएगा। आर्यान ने कुछ सोचते कहा। जहाँ सिकंदर को इत्मीनान हुआ, वहीं मलिक विला वाले हैरत के पहाड़ तले दब गए। ईसा ने मोबाइल उससे खींचा और एकदम से चीख पड़ी। डैड, स्नो वाइट से बात करवाएं मेरी प्लीज़। आर्यान उसके चहकार पर दिलो जान से मुस्कुराता मोबाइल उमाइमा की तरफ बढ़ा गया। दिल, साइड पर जाओ, एक बात बतानी है। ईसा के कहने पर वो उठती अफाफ समेत ओपन किचन में चली गई, जहाँ वो लोग सिर्फ उन्हें देख सकते थे। जी आप ही बोले। दिल, मामा को बताना कि मेरे शौहर मुझसे बहुत डरते हैं, इससे मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। और इस जुमले पर उन दोनों का जानदार कहका मलिक विला के दरो दीवार में गूंज उठा। सब उन्हें यूं हंसते देखकर मुस्कुरा दिए। वहां से कॉल कट हो गई। वो दोनों वापस आई, सब उन्हें सवारी नसों से देख रहे थे। अब बोल भी दो, ब्लैक रोज़ क्या कह रही थी? आयशा उतावला था जानने को, तो माइमा ने मुस्कुराते ईसा का कहा जुमला उन्हीं लफ्ज़ों में दोहरा दिया, जिसे सुनते सब दबी दबी हंसी हंसे, मगर फैसल का गुस्सा अभी भी वैसा था। खैर तो है, आज आप सब इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? ताहा जो अभी उठा था इतने शोर पर उसी हुलिये में नीचे आ गया। अफाफ उसका चेहरा देखते लब दांतों तले दबा गई, जबकि मलिक विला में हर तरफ कहके गूंज रहे थे। ताहा एकदम से बुगलाया और याया के मोबाइल को उठाया। अपनी शक्ल देखकर पहले तो उससे मुंह खोला रह गया, फिर अपनी लिटिल ब्राइड को खुरी से नवाजा। भाई कसम से बहुत फनी लग रहे हो। याया की हंसी नहीं रुक रही थी। हंसी तो वहाँ किसी की भी नहीं रुक रही थी।
आफाफ ने उसे सोते पाकर उसके चेहरे पर लिपस्टिक से जो डिज़ाइन बनाकर आई थी वो देखकर तो कोई रोता भी हंस पड़ता। अफाफ। ताहा मध्यम आवाज़ से हो रहा हो। छोटे पापा, वो हमसा की ओट में जा चुपी। खबरदार था, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा तो। हमसा ने उससे मसनूई गुस्से से कहा। वो तो उस बाप बेटी की मोहब्बत पर अशश कर उठा। डैड, मेरे मुंह की हालत देखें, इसने क्या की है? आप इसे कुछ नहीं कह रहे? वो हवा हुआ। मैंने तो बस मजाक किया था, वो मिनमिनाई। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है ताहा, अफाफ ने तो बस अपनी कारकर्दगी दिखाई है। नताशा के जुमले पर सब एक बार फिर हंसे। रूम में आओ, बताता हूँ तुम्हें। उसे खुली धमकी दिए वो तनफन करता गया। खबरदार मेरी बेटी को अगर कुछ कहा तो। जारा ने वहीं से आग लगाई। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट कितनी भली लग रही थी ना। ओन साहब और सुमेरा बेगम समेत आर्यान ने उन मुस्कुराहटों के यूं ही कायम रहने की दुआ मांगी थी। सुबह से दोपहर हो गई थी। अयान और अनैरा भी वहाँ मौजूद नहीं थे, जबकि सिकंदर खुद ऑफिस में बैठा मराज साहब के साथ ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ था। इज़्ज़त 2 बार मुगल एम्पायर घूम चुकी थी। पता नहीं कौन सी मीटिंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 2 घंटे से इज़्ज़त का मूड बुरी हद तक बिगड़ा था। फिर उसका खुराफाती दिमाग चला और वो आफत उड़ती उड़ती सिकंदर के ऑफिस तक पहुंची थी। वो बिना नॉक के ऑफिस में दाखिल हुई। चेहरे पे 12 बजे थे। आंखें बता रही थी रोने की तैयारी है। पिंक कलर की फ्रॉक पहने वो दुपट्टा सर पर ओढ़े, चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूम में सजाए उसके सामने खड़ी थी। महाराज साहब उसे वहां देख फाइल उठाए सर झुका गए, जबकि सिकंदर झटके से उठता उसके पास आया। क्या हुआ इज़ा? तुम परेशान क्यों हो? उसके लहजे में हद से ज्यादा परेशानी थी। आसिक, मेरी अंगूठी खो गई। वो रोने लगी। सिकंदर ने उसकी उंगली देखी, फिर उसकी नम आंखें खींचकर उसे पास किया और आंसू साफ किए। मैं वैसी हजारों अंगूठियां ला दूंगा। खबरदार जो तुम रोई। उसके आंसू पूछे। नहीं, वो अंगूठी स्पेशल थी, मामा ने दी थी। वो फिर सूसू करने लगी। सिकंदर ने पीछे बैठे महाराज साहब को देखा। टेक योर टाइम सिकंदर, तुम भाभी को अंगूठी ढूंढ दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। उसकी मुस्कुराहट मायने ऐसी। सिकंदर लब भींच गया। जहां आपने मुझे कैद किया था वो जेल वहीं होगी। ईसा ने उसे बताने के साथ जताया भी। सिकंदर गर्दन में हाथ फेरता उसका हाथ थामे उसी फ्लोर पर आया। ईसर की अचानक मौत ने वहां तहलका मचा दिया था। उस पर से उसकी बीवी की ड्रामेबाजियां उसे पागल करने के लिए काफी थी। सिकंदर जेल के अंदर गया जिसमें उसने ईसा को कैद किया था। वो अंधेरे में इर्द गिर्द वो अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा था और ईसा ने एक सेकंड भी देर किए बिना जेल का दरवाजा बंद कर दिया। ठग की आवाज पर सिकंदर हैरत से मुड़ा। सामने ईसा को देखा जो उंगली में पहनी अंगूठी को देख रही थी। व्हाट द हेल इज दिस इज़ा? अनलॉक मी। माथे पर बल डाले वो हुर्राया, जिसका असर लिए बिना ईसा लब दांतों तले दबाए। वो क्या है ना, किंग ऑफ ट्रेजिडी। मुझे अपने शोर को सुलाखों के पीछे देखने का बहुत शौक था, और आपको मालूम है ईसा आसिक मुगल अपना हर शौक पूरा करना खुद पर फर्ज समझती है। वो लब दबाकर रस्सी दूर खड़े उसका सब आजमा रही थी। वो तो पहले ही परेशान था, उस पर उसकी बीवी की नई ड्रामेबाजी। ठीक है, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मेरा एहतराम करना लाजिम है। वो चुपचाप पीछे रखे बेंच पर बैठ गया। ईसा ने उसे घूर कर देखा। इतना सीधा था तो नहीं, वो जितना अभी बन रहा था। मुझे मालूम नहीं था आसिक, आप इतनी जल्दी हार मान लेंगे। सामने बैठे शख्स के होंठों पर गहरा तबस्सुम फैल गया। उसकी नादान बीवी को कोई बताता, उससे सिर्फ अपनी बीवी से हारना सीखा था, बाकी दुनिया को जूते की नोक पर रखता था। अगर आप चाहते हैं मैं आपको आज़ाद कर दूं तो मेरी कुछ शर्तें हैं। ईसा फिर से बोर हुई तो उससे खुद ही पेशकश दे दी। फरमाएं। उसका लहजा नरम था। आपको मुझे गन चलाना सिखानी होगी। एक शर्त पर। वो क्या? तुम पहला तजुर्बा मुझ पर नहीं करोगी। अल्लाह अल्लाह, ईसा ने सर थाम लिया। भला मैं खुद को खुद ही क्यों बेवा करूंगी। ओके, फिर मुझे जाने दो अभी। सिकंदर आगे आया। नहीं, अभी आप आधा घंटा यहीं रहेंगे। उसे जैसे बताना जरूरी समझा। सिकंदर ने गर्दन में हाथ फेरा, माथे पर बिखरे बालों को हाथ से पीछे किया और गहरा सांस भरा। ईसा उसकी हर कार्रवाई बागौर देख रही थी। वो खूबसूरत था। उसको इसलिए उससे मोहब्बत नहीं हुई थी, वो बना ही मोहब्बत करने के लिए था। कोई पत्थर ही होता जो उस शहजादे के करीब में रहकर भी ना फेंकता। कजा वो तो खुद वाजिबुल मोहब्बत थी, जिसे इश्क हुआ भी तो एक ऐसे इंसान से जो सरापा इश्क था। अगर उस परी से मोहब्बत हो जाना लाजिम था तो शहजादे के इश्क में डूबे इंसान पर भी किसी तरह की सज़ा आयद नहीं होती थी, क्योंकि वो उसी काबिल था, चाहे जाने के काबिल। उसकी मोहब्बत ही गुर्बत का दूसरा नाम थी। उसकी गुर्बत एक जहर
जो ईसा के सर पर चढ़ के बोल रही थी, जो कि इलाज थी। सिकंदर ने कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा। उसे जाना था, उसका एक एक सेकंड कीमती था, मगर उसकी बीवी के अजीब शो उस सर पकड़ गया। फिर एक ख्याल के तहत उठता आगे आया और अपनी आफत को देखा, जो उसके दिए आईपैड पर गेम खेल रही थी। एजा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इस सवाल पर ईसा ने चौंक कर गर्दन उठाई। वो बहुत सीरियस मूड में खड़ा था। जी, करती हूँ। कितनी? उस अगले सवाल पर उसकी धड़कनें थमी। उसे पुरशोक निगाहों से देखता उलझा रहा था। मेरी मोहब्बत की कोई हद है ना बेमानो? मुझे आवाज नहीं आई, करीब आकर बोलोगी? सिकंदर ने माथे पर एक दो बल डाले कहा। ईसा कुछ कदम आगे आई तो वो पीछे हो गया। ईसा उसकी हरकत पर हैरान होती कुछ कदम मजीद आगे आई। आज तक आपकी मोहब्बत ये काम करती आई है, आज आपने भी वही। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो जो कहती आगे बढ़ रही थी। सिकंदर ने बड़ी चालाकी से तीर की तेजी से आगे आते सुलाहों से बाहर हाथ निकाले। उसे अपने हजार में कैद कर लिया था। ईसा लम्हा पर साकित हुई। सिकंदर ने फातिहाना अंदाज में उसे देखा। क्या किया है मैंने, बताना पसंद करोगी? उसकी कमर को मजबूती से जकड़े सिकंदर ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। ईसा को उसकी उंगलियां अपनी कमर में सुस्ती महसूस हो रही थीं। वही जो हमेशा से आप मेरी मोहब्बत के साथ करते आए हैं। वो हफासी थी। मैं जब जब आपकी तरफ मोहब्बत से देखती हूँ, आप रुख फेर लेते हैं। आप मेरे सामने रहते हैं, मगर आज आपने मेरी तरफ से कदम भी फेर लिए। सिकंदर को मालूम नहीं हुआ वो लड़की कब और कैसे उसकी मोहब्बत में इतनी शिद्दत पसंद हुई थी, कब इतनी पोसेसिव बनी थी। मगर जो भी था, वो उससे लम्हा लम्हा अपनी हर अदा से हैरान कर देती थी। तुम्हें मालूम है मैं मोहब्बत से क्यों भागता हूँ? वो दोनों उसी पोजीशन में खड़े थे। उसे सिकंदर की तरफ निगाह उठाई। मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बना देती है, उसे अपनी तरफ राइब करने की कोशिश करती है। मगर तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुम्हारी तरफ राइब नहीं करती। तुम्हारी कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, जैसे एक प्यासा कुएं की तरफ खींचा चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही। मगर मैं हमेशा अपने कदम रोक लेता हूँ, बिल्कुल उस शख्स की तरह जिसे प्यास तो गज़ब की लगी होती है, मगर वो जानता है वो हसीन मंजर एक सिराप है, नज़रों का धोखा जो पलक झपकने पर गायब हो जाएगा। आप पलक झपक कर देख लें, मैं कभी गायब नहीं होंगी। अगर वो मासूमियत और मोहब्बत की इंतहा थी तो सिकंदर पर वाजिब था वो एहसार कर लेता। वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट हसीन थी क्योंकि वो मुकम्मल थी, वो बनावटी नहीं थी। मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि मैं एक गैंगस्टर हूँ और तुम इमानत। सुलाख पर रखे ईसा के माथे से सर देखे वो गहरा सांस खींच कर बोला। ईसा का दिल रुक कर धड़का। तो मैं भी गैंगस्टर बन जाऊंगी, और अमानत मैं अब रही क्योंकि अब मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ। उसने धीरे लहजे में कहा, मगर लहजे की इल्तिजा आवाज़ थी। वो हंसियाँ उसकी बातें बचकाना लग रही थी सिकंदर को। दुनिया तुम्हारे भी खिलाफ हो जाएगी। उसे डराना चाहूँ, दुनिया की परवाह किसे है जब आप मेरी साइड खड़े होंगे। उसे यकीन से कहा। तुम मुझ पर जादू करती हो। वो अचानक बोला। ईसा चौंक कर संभली। मैं गलत था, सिर्फ तुम मुझ पर जादू नहीं करती, तुम्हारी बातें भी तिलिस्म बर्पा करती हैं। वो मसरूर सा हुआ। अब मुझे जाने दो, वरना फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा और ना तुम्हें कहीं जाने दूंगा। मैं जाना भी नहीं चाहती, मुझे अपने पास ही रख ले। बीवी हो तुम मेरी। सिकंदर ने जैसे उसे याद दिलाना चाहा। बीवी हूँ मगर दिल में नहीं हूँ। तो बेफिक्र रहो, तुम नहीं तो कोई भी नहीं होगी। सिकंदर ने उसे मजीद भींचे हाथ से चाबी ली और जेल का दरवाज़ा खोल दिया। ईसा बस उसे तकती रह गई। कॉफ़ी बना दो, मुझे ऑफिस जाना है। उसे वहाँ से भेजने का सिकंदर को और बेहतर तरीका कोई नहीं मिला था। वो बस सर हिलाती किचन की तरफ चली गई। वो मीटिंग से फारिग होकर वापस आया। अब उसे इत्मीनान था। कमिश्नर के खिलाफ सबूतों पर उस पर इल्ज़ाम आयद हो चुका था, मगर एक उदासी भी थी। उदासी होती भी क्यों ना, जब मुल्क से वफा करने वाले ही दगा करने लगेंगे तो मुल्क तो तबाही की तरफ जाएगा ही। साथ उन लोगों का भी भरोसा टूटेगा जो उन पर यकीन रखते हैं, उन्हें अपना मुहाफिज समझते हैं। वो उन्हीं सोचों में कमरे में आया और फिर उससे मुलाका कमरे में गया जहाँ उसकी लिटिल ब्राइट सोफे पे बैठी सिंड्रेला मूवी देखने में मगन थी। होश तब आया जब ताहा ने उसके पास बैठे उसकी गोद में सर रखा था। वो भी उसके बालों में हाथ फेरती मूवी देखती रही। इन अनगिनत परेशानियों में उसके लिए बीवी की पाकीज़ा मौजूदगी बायस राहत थी। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने उस शख्स से वादा क्यों किया कि हम वहां नहीं आएंगे, हालांकि हमारी बेटी है वहां। फैसल का गुस्सा किसी दौर कम नहीं हो रहा था।
वो चक्कर काटता तेजी से बोला। क्योंकि वो सही था इसलिए फैसल। आर्यन ने आम से अंदाज में कहा। भाई, वो इंसान हमारी बेटी से ज़बरदस्ती निकाह करके उसे साथ ले गया है। आप कैसे उस शख्स से मज़ीद अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं जब हम जानते भी नहीं। अब ये हमजा भी बोला था। सबके सामने वो खामोश हो गए थे, मगर अब उन्हें जवाब चाहिए था। आर्यन, मुझे जानना है वो शख्स कहाँ रहता है। वादा तुमने किया है, तुम निभाओ। मैं जाकर ईसा को ले आऊंगी। मलाइका भी बोली थी, क्योंकि आर्यन को मालूम हो गया था वो कहाँ है, मगर उसे किसी को भी नहीं बताया था। उसकी सारी टीम वहाँ मौजूद थी और बहुत गुस्से में थी। वकास, तुम क्यों खामोश हो? तुम भी बोल लो कुछ। आर्यन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किसी के अजनबी पर कैसे यकीन कर रहे हो। वो अजनबी नहीं है वकास। इस बार भी इत्मीनान काबिल दीद था। तो कौन है वो? आप कितने अरसे से जानते हैं उसे? सिर्फ चंद, 1-2 साल? और बस आप कैसे एक अजनबी की साइड ले रहे हैं, वो भी अपनी बेटी के मामले में? फैसल एक बार फिर बोला। मैं तुम्हारी कॉल लिस्ट निकलवा रही हूँ आर्यन। और मैं उस बंदे का नंबर ट्रेस करने लगा हूँ। मैं इन सब के साथ हूँ। वो चारों बारी बारी बोले थे। आर्यन बस थोड़ी तले हाथ जमाए सुकून से उन्हें देख रहा था। मुझे उस शख्स पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है, क्योंकि वो कोई गैर नहीं है, ना अजनबी है। वो मुरसलीन का बड़ा भाई है। और यहाँ उन सब की आंखें मुनकिन हाथ तक फैल गईं। ऐसा लगा जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। भाई? मुरसलीन का? ये ये कैसे हो सकता है? सबके अल्फाज टूट फूट गए। कोई चुप था तो फैसल। उन्हें हॉस्पिटल वाला दिन याद आया था, क्योंकि उस हकीकत के बारे में आर्यन मलाइका और वकास को पहले से ही बता चुका था। उन्हें ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी, मगर वो मुरसलीन का बड़ा भाई है, किसी धमाके से कम नहीं था। आर्यन की टीम के हमरा मुरसलीन और ताहा की मीटिंग कुछ देर पहले बर्खास्त हुई थी। वो सब खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि आर्यन की टीम लॉन्च में बैठी थी सवाए मलाइका के। वो सब औरतें सुमेरा बेगम के कमरे में थी। उधर ही जैसे वो खबर आम हुई, उमामा गुस्से से तनफन करती कमरे से निकली थी। उसी लम्हे आफाफ ताहा के कमरे से निकली। पीछे ताहा भी परेशान सा थोड़ा थोड़ा आ रहा था, जबकि याया टेरिस से आवाज़ भागता सा नीचे आ रहा था। उधर नताशा पिपरी शेरनी की तरह लॉन्च से अंदर दाखिल हुई। पीछे मुरसलीन मारा मारा आ रहा था। सबका रुख लॉन्च की तरफ था। बड़े पापा, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मुझे लगा था आप उस शख्स को टालने के लिए उसकी बात मान रहे हैं, मगर आपका फैसला सुनकर मैं मायूस हुई हूँ। मैं हैरान हूँ आपके फैसले से। मुझे मेरी इज़ा आपी वापस चाहिए। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं नताशा आपी से एग्री हूँ। आप लोग अपना वादा निभाएं, मगर मुझे बता दें वो कहाँ है। मुझे उन्हें वापस लाना है। वो तीनों एक के बाद एक बोली। वकास, हमजा, फैसल और आर्यन उन्हें सिर्फ देख रहे थे, जबकि पीछे खड़े उनके शोर सर पकड़े खड़े थे। तुम भी कुछ बोल लो याया। बड़े पापा, आपकी नज़र में वो शख्स अच्छा होगा, मगर मेरी बहन से धोखे से निकाह करने वाला मेरी नज़रों में एक बुज़दिल इंसान है। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें वो कहाँ है, मैं खुद जाके उसे ले आऊँगा। मैं याया के साथ जाऊंगी, नताशा फौरन बोली। और मैं आप ही के साथ। अफवाह ताहा की नसों को इग्नोर किए बोली। मुझे भी मेरी बहन वापस चाहिए, इससे मैं भी चलूंगी। हमें सिर्फ आप वो जगह बताएं जहाँ इस वक्त ईसा है। आखिरी सवाल नताशा का था। वो चारों एक लाइन में खड़े थे, जबकि ताहा और मुरसलीन अपनी अपनी बीवियों के जज्बातीपन से सर पकड़े खड़े थे। कोई कहीं नहीं जाएगा। इज़ा खुद वापस आ जाएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आर्यन ने डोडो कहा। ये गलत है बड़े पापा, कहने वाली दिल थी। बहस नहीं करो बच्चे, बड़े पापा सही कह रहे हैं। मुरसलीन की आवाज़ और मायमा तो कुछ नहीं कहा, मगर नताशा ने सिर्फ गर्दन मोड़ी, जिस पर वो खून कान से लगाए बाहर निकल गया। साफ था वो अपनी बीवी के हाथों कत्ल नहीं होना चाहता था। बड़े पापा, आप क्यों ये सब कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। मगर ईज़ा खतरे में है। क्या यह नरमी और फिक्रमंदी से कहता उसके पास आ बैठा। कुछ बातें सिर्फ सही वक्त आने पे समझ आती हैं बेटा, इससे बहस नहीं करो। वो सब भी बेबस से, क्योंकि उन्हें हकीकत नहीं बता सकते थे। उमाइमा और नताशा का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। अफवाह मुंह फुलाए वापस जा चुकी थी। याया भी शिकस्त होर सा उठा। मुझे जिस दिन मालूम हो गया वो कहाँ है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसे लेने चला जाऊंगा। उसके लहजे में असम के साथ चैलेंज था, और उनके चेहरे बता रहे थे कि वो ऐसा कर गुजरेंगे। लॉन्च में शोर खत्म हुआ। उन चारों ने बारी बारी एक दूसरे को देखा। इन सब पर नजर रखनी पड़ेगी। हमसा बोला। उन दोनों को उनके शोहर संभाल लेंगे, मगर उमाइमा और याह्या, वकास कहते रुका। वो दोनों एक जैसे सरफिर और बागी हैं। फैसल बोला। अल्लाह खैर करेगा, तुम लोग परेशान नहीं हो। आर्यन की बात पर वो सब सर हिला गए।